अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मियां रोआब। और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनको ऑलरेडी आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। उस्मान अमीन, वेलकम टू द शो। थैंक यू रॉब। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बेसिकली बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जो कि आजकल हर पाकिस्तानी को बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। इसी सारी चीज़ को लेकर हम बात क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला, किसी भी बंदे के पास जब कोई बात कर रहा होता है तो जो सुनने वाला होता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि भाई ये ही लोग क्यों बात कर रहे हैं। उसकी रीज़न्स हैं कि जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि जो उस्मान है वो साइकोलॉजिस्ट है, उसके अलावा वो एक बिजनेसमैन भी है। सेम सिनेरियो थोड़ा बहुत मेरा भी है, मैं भी बिज़नेस काफ़ी एक अरसे से कर रहा हूँ। तो इस सारी कंडीशन को देखते हुए जिस तरह हम इस सारी चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जितना कोई थोड़ा बहुत हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करें। अगर उसमें से कोई एक भी चीज़ आपके काम आती है जिसको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उस सारी चीज़ से निकल सकते हैं, तो ये हमारे लिए सदका जारिया होगा। तो इसके ऊपर बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये जो अभी फाइनेंशियल इश्यूज देखे जा रहे हैं, जी। इन सारी चीज़ों के पीछे मेजर मतलब आप क्या समझते हो कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इस सारी चीज़ को फेस कर रहे हैं? पहले तो मैं इसके ऊपर ये बात करूँगा। बात यहाँ से शुरू होती है कि पहले तो पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं और मतलब हम हर मुल्क के जो रिहायशी हैं, सिटीजन्स हैं, उनका यही सोच होती है उनकी कि मे भी ये इश्यूज़ हमारे साथ ही हो रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर काफ़ी ममालिक हैं जो रिसेशन से इस टाइम पे लड़ रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस एक ग्लोबल इशू है आजकल। ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है ये मसले। ये मसाइल यूके के अंदर भी हैं बहुत ज़्यादा, बाकी यूरोप के अंदर भी हैं, यूएस के अंदर भी हैं। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो भी बहुत एक मेजर लेवल पर जाके इफ़ेक्ट हो रही हैं इन चीज़ों से। तो अगर तो हम बेसिक्स की बात करें ना, तो आती है सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अच्छा, सॉरी, इसके अंदर ना शुरू के अंदर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि देखें, ये जो अक्सर ये वाली बात मैंने बहुत लोगों से सुनी कि ये सिर्फ जो क्राइसिस है ये हमारे हमारे साथ नहीं है, मतलब पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। तो बात ये है, मुझे ये समझना है कि बेसिकली जिस तरह हमें जितने बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही है, क्या वो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको भी इसी तरह अफेक्ट कर रही है? ये तो बात सही है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, ज़ाहिर ही बात है, एक बंदा फाइनेंशियली पहले से ही स्ट्रांग है। अगर हम एक इंडिविजुअल की एग्जांपल से ले लेंगे, वो आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, तो एक 10,000 रुपये वाले इनकम वाले बंदे के साथ तो आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, दे प्ले इन अ डिफरेंट लीग। वो हमारे से एक बहुत डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के अंदर है। तो अगर हमें इफ़ेक्ट आ रहा है उस लेवल पे उन्हें नहीं आएगा। ज़ाहिर ये बात है कि अगर एक बंदे, मतलब आप डॉलर में अगर कमा रहे हो, तो अगर डॉलर ही देखा जाए, हमारी इकॉनमी बेस्ड है डॉलर पे, तो हमारा डॉलर ही इस टाइम पे 300 को टच कर गया अभी करंटली। तो ज़ाहिर ही बात है जो बंदा कमा ही डॉलर में रहा है उसके लिए तो उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना हमारे लिए है। सही। अच्छा, बेसिक्स की बात हो रही थी, वो आप काउंट करवाने लगे। बेसिक्स, अगर मेरे से आप पूछेंगे, मेरी अपनी लाइफ की एग्जांपल ले लें या किसी भी मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं यही मशवरा देता हूँ कि दो ही चीज़ें देखी जाती हैं कि इनकम इंक्रीज़ करो और लायबिलिटीज़ कम करो। अब लायबिलिटीज़ होती हैं आपके बेसिकली खर्चे, अखराजात। अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गाड़ी की कॉस्ट है 20,000 फ्यूल की पर मंथ, और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं उसकी कॉस्ट है 20,000, या आप के बिल्स हैं उनकी कॉस्ट है 30,000, ठीक है, और आपकी पे है 1 लाख रुपया। अगर पहले आपको बच रहे थे 30,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब खाने पीने का खर्चा, किचन का खर्चा निकाल के, तो अगर आप आपको वो नहीं बच रहे, तो आप इस तरह करेंगे कि अपने जो अखराजात अननेसेसरी है ना,
वो कम करेंगे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी, अगर आप पहले हर टाइम गाड़ी यूज़ करते थे, तो अब आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, बाइक पे आएँ। या वैसे आजकल बड़ी सहूलियात हैं, डिलीवरी वाला सिस्टम आया हुआ है कि आप कोई भी मतलब चीज़ है वो डिलीवर करवा सकते हैं घर तक। तो आजकल तो गाड़ी की एज सच नीड होती ही नहीं है। आप अपने फाइनेंसेस को कभी लेकर बैठें, अपना उनको लिखें, तो आपको ये पता लगेगा कि हमारी लायबिलिटीज़ जो है ना वो बहुत यूज़लेस हैं। मतलब यूज़लेस खर्चे बहुत ज़्यादा हैं हमारे। लायबिलिटीज़ जो है ना वो मेड अप हैं कि मैंने हर मंथ के फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सूट खरीदने हैं। तो अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो आपको मंथ में मेरे ख्याल में 2 सूट्स भी आप ले लें, 2 मतलब कपड़े भी सिलवा लें तो बहुत है आपके लिए। तो अपनी लायबिलिटीज़ कम करें और कोशिश करें कि अपनी इनकम इंक्रीज़ करें। अब इनकम किस तरह इंक्रीज़ होगी वो डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पे। तो तो इसके अंदर इनकम इंक्रीज वाली जो बात है ना, बेसिकली मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि जिस तरह ख़ास तौर पे देखें, कुछ बेसिक आप वाली बात से मैं एग्री करता हूँ, इसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइबिलिटीज़ हैं बट वो ज़रूरी भी हैं। जैसे कि अब बिजली है, ये ज़रूरत बन चुकी है, अब इससे तो हम मतलब कितना ही कम कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो चार्जेस लग रहे हैं या जिस तरह के बिल आ रहे हैं, तो मसला ये है, मैंने ये देखा है कि अभी रिसेंटली मेरा बिल आया, काफ़ी ज़्यादा था वो, तो मैंने अपने मीटर के साथ उसको देखा, उसमें अच्छे खासे यूनिट का फ़र्क था। तो मैं उसको उठा के ले गया उनके ऑफिस, जाके उधर उनसे बात की। उन्होंने मुझे बोला कि जी आप एप्लीकेशन लिख दें तो आपका ये बिल जो है ना हम करेक्शन के लिए रख लेते हैं। तो बात ये है कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर से वो घंटा 2 घंटा खबारी का निकाला ना, तो उससे कम अज़ कम मेरा फ़ायदा तो हो ही गया। अब ये तो पता नहीं वो करेक्शन की एप्लीकेशन जाती है उसके बाद क्या होता है। मगर जो लोग जो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि वो ये जो सारी चीज़ें ना बिल को लेके देख लें या ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मतलब गवर्नमेंट लेवल से हम लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती हैं, ये बेसिकली छोटे लेवल से, जिसको स्लैंग लैंग्वेज में बोलूँ तो टेस्टर लगाते हैं कि भाई देखते हैं कि आवाम का रिएक्शन क्या है। अगर एक वक्त आता है जब बिल्कुल आवाम ठंडी हो जाती है ना, फिर वो उस चीज़ का प्रेशर बिल्ड करते 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 मतलब एक वक्त आता है कि हम यही भूल जाते हैं कि यार ये हमारा राइट भी था कि जिस पे हमने आवाज़ नहीं उठाई। तो एक तो ये बड़ा इशू है कि इस सारी चीज़ को लेके जो हम बीइंग अ कौम भूल चुके हैं कि भाई हमें किस किस चीज़ के ऊपर किस तरह खड़े होना है या अपने राइट्स पे हमें आगे बढ़ना भी है नहीं बढ़ना। तो इस सारी चीज़ का भी आप एक मेजर मतलब इन्फ्लुएंस नहीं देखते इस सारे क्राइसिस के अंदर? देखें रॉब, बात यह है कि अगर तो मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो वो पॉलिटिकल बात करने, अगर पॉलिटिकल भी कर ली जाए, तो पहली तो बात यह है, अगर आवाज़ उठाने की बात है ना, तो उसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। जब आप किसी गवर्नमेंट के अंडर रह रहे हैं ना, तो मतलब यानी कि आप किसी कंट्री के सिटीज़न हैं, तो आपका उनके साथ एक एग्रीमेंट है कि आप टैक्सेस देंगे, जिसकी इफ्स वो आपको कुछ अमेनिटीज़ देंगे, बिजली देंगे, गैस देंगे, पानी देंगे। अब पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का निज़ाम ही इतना ख़राब है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ तो कहाँ ख़त्म करूँ। तो पहली तो बात ये है कि आप अपने पार्टी परस्ती छोड़ दें, अपने बेनिफिट्स को देखें। ये ना देखें कि ये फ़लाँ पार्टी का, ये फ़लाँ पार्टी का, आप ये देखें ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा। मेरिट बेसिकली लेकर आया जाता है किसी भी सोसाइटी में, तभी काम चलता होता है। अगर मैं आपको एक बात करूं कि आपके अगर बिल ज़्यादा आ रहे थे, या आपके फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स ने ठीक आपके इलाके की, तो आप कंप्लेन किसके पास करते हैं जाके? ऑफ कोर्स जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट्स तो होते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल लेवल पे किधर जाके कंप्लेन करेंगे? जो हमारे इलाके का एमएनए या एमपी होगा। ये बात आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है, लेकिन मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन जो है ना, वो डायरेक्ट इमरान खान या नवाज शरीफ को गाली निकालती है। तो बात यह है कि ये उनका काम नहीं है, ये काम है आपके लोकल जो यूनियन आपको काउंसिल, प्रेजेंट कर रहे हैं। यूनियन काउंसिल का, आपके एमएनए एमपीएस का। एक सब्जेक्ट है सिविक्स। सिविक्स जो है ना दुनिया के अंदर पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा सिर्फ एफ़ए वालों को पढ़ाया जाता है, और एफ़ए की डिग्री समझाती है सबसे नकारा। लेकिन बात यह है कि वो जितना शऊर देता है ना सब्जेक्ट, आपको पता लग जाता है आपके राइट्स क्या हैं एटलीस्ट।
आप लोगों को जब ये ही नहीं पढ़ाया जा रहा है आपके राइट्स क्या हैं, तो आपको किस तरह पता लगेगा? आपको गैब का इल्म तो अल्लाह माफ़ करे है नहीं। तो अगर दूसरी बात करें, फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से तो चले है ही है, लेकिन कुछ मसला ये आजकल हम स्टैंडर्ड बहुत चेज़ कर रहे हैं। अगर मेरा घर है 5 मरले का, तो मैं कहूँगा यार मेरे रिश्तेदार गिला करते हैं या गिला नहीं करते, या कि मतलब मेरी तरफ मतलब इंसल्ट्स एक तरह से रेज़ करते हैं, या कोई इस तरह का इशू है, या मेरा पीयर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, मेरे दोस्त यारों के पास ये फ़लानी गाड़ी है या फ़लाना घर है। आप पहली तो बात ये है, अपने आप को, अपने निज़ाम को अपने हिसाब से चलाएं, लोगों को छोड़ दें। अगर तो आप हेर से भी चलेंगे ना, तो फिर आप इस दुनिया में जो सबसे अमीर तरीन इंसान भी है, वो भी किसी न किसी के साथ कंपटीशन में ही है। तो कंपटीशन के अंदर होना अच्छी चीज़ है, लेकिन इस हद तक ना हो जाए कि आप अपना आप खो बैठें। एग्जैक्टली तो बाकी तो जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, वो तो आप जितने अपने मतलब डिफरेंट काम जितना एक्सपेंड करेंगे, अगर एक जॉब कर रहे हैं उसकी जगह दो करेंगे, ये सारी चीज़ों को करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं चेंज आएगा और आप इस सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप वो बात कर रहे हो कि नो डाउट इसके अंदर इसी तरह के, अगर हमें अपना सुकून हासिल करना है तो फिर हमें अपनी चादर के हिसाब से पाँव फैलाने पड़ेंगे, ना कि इस पे कि जी फ़लाँ के पास क्या है या फ़लाँ। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो ना कंपटीशन मतलब एक अच्छी चीज़ है, तो इसके अंदर भी मेरा ख्याल है कि मतलब बड़ा कोई ना बड़ी थिन लाइन है कि जहाँ पे जाके आप किसी चीज़ के अंदर कंपटीशन में पाँव रख सकते हो। आप सही बात कर रहे हैं। बात यह है कि अगर मेरा एक दोस्त है जिसके वालिद के पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो और मेरे वालिद के पास 5 थे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं उसके लेवल पर जाके उससे मिलूं। या मेरे एक रिश्तेदार हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। आप हसद से बचें। बेसिकली मैं तो आपको ये कहूँगा, हसद मार देता है इंसान को। मोटिवेशन हासिल करें किसी की तरक्की को देखकर। वो बेहतर है कि यार मैं भी इस हद तक, इस लेवल तक पहुँचूँ। लेकिन ये सोच रखना कि ये क्यों पहुँच गया या कि मैं क्यों नहीं हूँ, ये गलत है। आप क्यों नहीं हैं उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। ये सिर्फ आपकी फ़ॉल्ट नहीं है, या मतलब आपके वालिद की फ़ॉल्ट नहीं है। ये कुछ नसीब किए हुए खेल होते हैं। तो ये जो इस मोटिवेशन से रिलेटेड बात है, अब इसके अंदर एक तरह ये जितनी मतलब मोटिवेशन वीडियोस और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एक तरह ये किसी भी शख्स के अंदर एक वो स्पेसिफिक चीज़ को नहीं मतलब आप कह लो इनलाइटन करते हसद वाली। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपको बार बार इसी चीज़ का क्लेम किया जा रहा हो कि भाई नहीं आप कर सकते हो, आप ये हो आप वो, तो आप तो ऑब्वियस ही बात है अपनी मतलब उस जो एक आपके नसीब में चीज़ है आप उससे हट के ही सोचोगे। अगर आप साइकोलॉजिकली बात करें ना, तो एक इंसान साइकोलॉजिकली सोशल मीडिया के लिए नहीं बना था। सोशल मीडिया से मुराद ये है कि इंसान बेसिकली 100 लोगों के साथ compete करने के लिए नहीं बना था। वो बना था 10 लोगों के साथ compete करने के लिए, कि मतलब अपने अहलो अबाब के अंदर या अपने हलके के अंदर आपका कंपटीशन समझ आता है मुझे। आपके जो क्लास है आपकी, मतलब सोशियो इकोनॉमिक क्लास होती है एक हर इंसान की, कि फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है। आप उनके साथ compete करो। और हमेशा एक रूल ऑफ थंब है, बहुत घिसी पिटी मिसाल है, कि अपने से नीचे देखो ऊपर नहीं। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो जो भी अपना बेच रहे हैं मंजन, उन्हें बेचने दें, उनका भी हक बनता है। मेहनत करके आए हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप क्यों उनकी रोज़ी ख़राब कर रहे हैं? इसके अंदर अच्छा एक बात है कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, ये मेरी थॉट्स है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, बाकी सुनने वाले भी सुने। अगर इसके अंदर आप समझते हैं कुछ मतलब ऐड करना है तो ज़रूर बताइएगा। कि पहले तो मतलब हमें जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है ना, उसको इस तरह लेके चलना चाहिए या उसको इस तरह डिफ़ाइन करना चाहिए कि यार जिस दिन मेरे पास खाने को रोटी नहीं ना होगी, वो उस दिन मैं फाइनेंशियली तौर पर बुरे तरीके से क्राइसिस में होऊंगा। अदरवाइज अगर मुझे खाने को रोटी मिल रही है, ठीक है, जो मेरी बेसिक नीड्स है ना वो अगर पूरी हो रही है ना, इट्स मीन कि मैं फाइनेंशियली मुझे अभी तक वो वाला झटका नहीं लगा, ठीक है। तब तक मतलब अच्छे की उम्मीद करते हुए अच्छी ट्राई ज़रूर की जा सकती है, मगर
जो मेजर चीज़ है ना, या जिस चीज़ पे अभी हम बात मतलब करने को इस टॉपिक को चूज़ किया, वो इसी वजह से थी कि जो मेंटल हेल्थ है ना, जब आप उसको ख़राब कर लोगे ना, तो आप मतलब वो जो बिल्कुल ब्लो बेल्ट है ना, उधर तक पहुंचने से पहले पहले ही एक तरह बिल्कुल हालात से मुकाबला करने के काबिल नहीं रहोगे। तो एटलीस्ट मतलब अपनी इस फाइनेंशियल पोजीशन को इतना ज़्यादा मतलब उस पर रखें ना, ताकि वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले आप जो भी ट्राई कर रहे हैं, अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको ये ज़रूर होगा कि यार चलो मैं खाना खा कर सो रहा हूँ, जो बेसिक नीड्स हैं। और मेरा नहीं ख्याल कोई भी शख्स जो मेहनत करने वाला है, वो इस सारे जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है इसमें भी अगर मेहनत करने वाला बंदा है ना, तो वो खाना खा के ही सोता होगा। आपका इस पे क्या कहना है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जहाँ तक बात है ग्रो करने की, कि ग्रोथ हर इंसान की ख्वाहिश होती है, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है बीइंग अ मुस्लिम, कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपके जहन में ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने जो मेरे नसीब में लिखा है आज मुझे मिल जाएगा, या आपके जहन में ये ख्याल आता है कि आज मैंने इत, इतने पैसे कमाने हैं, या मतलब आज मैंने कल के लिए ये प्लान करना है कि, या कल के लिए ये स्ट्राइव करना है कि कल को मेरे पास 1 करोड़ हो या 1 लाख हो या एक्स वाई जी। बिल्कुल, आप बिलीव वाली तो बात ही नहीं ना होती, मैं ही होती है कि मैं ये करूँगा, मैं वो, बिल्कुल जो आप बात कर रहे तो हैं। बात यह है कि जब आप एक तरफ कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ आप अपने क्रिएटर की बात पे एतबार ही नहीं कर रहे, तो फिर मतलब आप बिलीवर तो ना हुए ना। देखें, अगर मैं बिलीव करता हूँ कि आग में हाथ डालने से मेरा हाथ जल जाएगा, तो मैं बार बार हाथ डाल के तो नहीं ना चेक करूँगा कि यार जल रहा है कि नहीं जल रहा, चेक कर लूँ एक दफ़ा डाल के। बात यह है, आजकल जो भी सिचुएशन है ना, ये पहले भी वक्त बड़ी दफ़ा आई है, बड़े ममालिक पर आई है, लेकिन वो कौम हमेशा निकलती है इसमें से जो अपनी हार कभी नहीं मानती। हार ना मानना और कॉम्प्रोमाइज़ ना करने में भी फ़र्क है, कि यार आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर एक छोटी सी मिसाल ले लें, चाय की पत्ती का मसला बना हुआ था कि चाय की पत्ती इंपोर्ट होती है बहुत एक मेजर लेवल पे हमारे पाकिस्तान में। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की चाय की पत्ती के ऊपर, फिर वो कहीं पहुँचे हैं। तो हम लोग एक चाय तो छोड़ नहीं सकते, तो फिर हम किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट की भी फॉल्ट है, लेकिन आप अपने अंदर भी तो झांकें ना, कि आपने लास्ट ईयर कितने टैक्सेस दिए हैं, या आपने लास्ट ईयर किधर अपने आप को कितनी ग्रोथ दी है और कितनी बेहतरी की तरफ गए हैं, या बस आपने बैठ के मतलब गालो गलोच ही किया है लोगों के साथ, या आप अपनी हुकूमत को गालियाँ ही निकाली हैं बैठ के। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर एक जो चीज़ है ना, वो ये भी है कि जो भी हम जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं, बेसिकली वो एक वाहिद शख्स होता है जो इतनी बड़ी, जो आपका वो सारे का सारा एरिया होता है उसको प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, वो जो भी प्लेटफॉर्म है उधर से ही उसको सारे फंड मिलेंगे तो आपके ऊपर लगेंगे। हमारे यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ना करने वाला भी बड़ा इशू है, कि हम मतलब पूछना भी नहीं चाहते। आपको इसकी एक बड़े मज़े की मिसाल देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले गया एक बैंक में, मेरे एक चेक मैंने क्लियर करवाना था, मतलब चेक मैंने कैश करवाना था। मैं उस ब्रांच में गलती से चला तो गया, बैंक था HBL, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे, मैं चाहता हूँ लूँ मैं। यही तो मसला है पाकिस्तानी अवाम का, कि कंप्लेन नहीं करते। कि वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, कम से कम मैंने 5 घंटे इंतज़ार किया, और एक बैंक है, प्राइवेट महकमा है, जो कि मेरी सर्विसेज के लिए बैठा है और मेरे से ही पैसे लेता है, और मुझे सर्विस दे रहा है ना, एक वो पैसे ले रहा है। आप किसी मजदूर को पैसे दें और वो 4 के मैं आपको 5 घंटे बाद काम करके दूंगा। और मैं उधर देख रहा था कि वहाँ पे सजेशन एंड कंप्लेन बॉक्स खाली पड़ा था, और सारी आवाम लाइन में लगी हुई थी 4-4 घंटे से। तो क्या बस क्या पता उनका सजेशन बॉक्स डेली फुल होता और वो डेली खाली करते हो। वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ कि हमारी आवाम की, आप किसी महकमे में, आप पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अंदर के किसी भी महकमे में, तहसील में चले जाएं, लोग इस तरह होते हैं जिस तरह पता नहीं यहाँ पे कोई किसी का एहसान, कोई मतलब हमारे पटवारी हजरात या हमारे कंप्यूटर सेक्शन आजकल ने आया सिस्टम, वो इस तरह करते हैं जिस तरह आप पे कोई एहसान कर रहे हैं, काम करके रिश्वत का मांगते हैं।
मेरे अपने काम 3-3 साल फंसे रहे हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड वो जो बैंक वाली बात है ना, इसमें मैं भी एक बात, मतलब मेरे साथ भी इसी तरह का कुछ एक वाक़या हुआ कि अब एक बैंक था, उधर से मुझे अपने पैसे निकलवाने थे, मैं गया। अब मैंने जाके उनको बोला कि वो चेक प्रेजेंट किया, तो उन्होंने बोला जी अभी हमारे पास फंड नहीं है। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब मेरा बैलेंस मेरे फ़ोन में शो हो रहा है और आपके पास फंड नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? और ही वॉज लाइक कि आपको पहले बताना चाहिए था। मैंने कहा यार, मतलब ये कौन सा किधर लिखा हुआ है? मैंने कहा आप ऐसा करो ना, ये आप मुझे लिख के दे दो, आप बाकी छोड़ दो, सिर्फ आप ये लिख दो कि जी हमारे पास फंड नहीं है, इस वजह से हम आपका चेक जो है वापस कर रहे हैं। जी। क्योंकि अगर मेरे अकाउंट में पैसे ना होते, मैं चेक देता, कोई भी बंदा मेरा चेक प्रेजेंट करता, आप तब भी तो उस पर स्लिप लगाते, बाउंस कर देते उसको। तो अब मुझे ये लिख दो कि भाई हमारे पास फंड नहीं है। खैर इस ये लिखने वाली बात पे ना कुछ 2 घंटे मेरी उस बंदे से बहस हुई। बैंक मैनेजर क्या, और पूरा वो उन्होंने सारे अपने ऑपरेशन छोड़ के ना मुझे मना रहे थे कि भाई हम लिख के नहीं दे सकते। तो मैंने कहा भाई आप फंड अरेंज कराओ, देखो मेरी आपसे कोई वो नहीं है, मुझे पता है आप एम्प्लॉय हो, मगर एक बात है ना, जब तक आप नहीं आगे तक प्रेशर पुट करोगे कि यार क्लाइंट आते हैं हमारे सर पे हो जाते हैं, आपको फंड देने चाहिए। तो खैर ये सारी बात हुई, तो काफ़ी काफ़ी तकदो के बाद भी ना फंड्स तो खैर मुझे नहीं मिले, उन्होंने फिर ऑनलाइन कोई ट्रांसफ़र करवा के दिए वो। अब तो इस तरह करके मेरा मामला सॉर्ट हुआ। और अच्छा, उसके अंदर मुझे जो एक चीज़ देखने को मिली ना जिससे मैं बहुत परेशान हुआ, वो ये था कि यार मतलब मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं एक जगह गया हूँ, उधर जाके उधर बहुत सारे लोग बैठे हुए, उनके सामने एक सारा इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, और मैं उस चीज़ पे बात कर रहा हूँ। और बाकी लोग मतलब इस तरह थे कि जिस तरह मतलब वैसे तो मतलब वो कहते हैं ना किसी के नो कि आप मतलब आपका काम है, किसी का तो कोई बिजनेस नहीं है उससे रिलेटेड, मगर फिर भी यार मतलब एक चीज़ हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि हक के साथ खड़े होना है। सही में मतलब मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल ख़त्म होती दिखाई दे रही है अपनी सोसाइटी से। आपकी बात से मैं इतना एग्री करता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। बात वही है कि हमारे बिलीव्स जो है ना, वो नाम के हैं, हम मुसलमान नाम के रह गए हैं। अगर आप बात करें ना, वैसे तो कहा जाता है कि आपके किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ हो तो आपको भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी है आजकल इंडिविजुअलिस्टिक। हम कलेक्टिविस्टिक सोच नहीं रखते, हम एग्जैक्टली। इंडिविजुअलिज्म के ऊपर चलते हैं कि अब मैं मेरी चल रही है, मेरा काम हो रहा है तो ठीक है, बाकी सारे। बात यह है कि ये चीज़ अपने ज़हन में बांध लें कि वो चीज़ आपकी तरफ आएगी ज़रूर। अगर आज आप किसी के लिए नहीं ना खड़े हुए, कल को आपके लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। तो ये आप किसी भी माशरे के अंदर देख लें ना। बैंक्स की अगर मैं आपको बात करूँ ना, वैसे तो हम मूवीज सीजन्स बहुत देखते हैं, वेस्टर्न। अगर आप किसी भी वेस्ट के मुल्क के अंदर चले जाएं और वहाँ पे बैंक के अंदर कोई इशू हो जाए ना, छोटा सा भी कस्टमर के साथ, तो वो पूरा बैंक हिला के रख देते हैं कि भाई तुम लोगों की हिम्मत किस तरह हुई। एग्जैक्टली। या भी फ्रांस के अंदर कितने हफ्ते मेरे ख्याल में चला है फ्रांस, कि उन्होंने सिर्फ वो क्या कहते हैं उसको, रिटायरमेंट एज बढ़ा दी थी कि आपने कुछ अरसा ज़्यादा काम करना है। तो वो अपने हक के लिए उन्हें वो एंटाइटल्ड समझते हैं अपने आप को कि हमारा हक है, हम लेंगे। तो अपना हक छोड़ना तो इस्लाम में भी गलत है। अगर आप इस्लाम के हिसाब से चलें फिर तो आपको और भी मतलब ज़्यादा सख्ती इख्तियार करनी चाहिए इस तरह के मामलात में। अगर मैं उस बैंक की आप ना भी लें यहाँ पे, अगर किसी भी महकमे की बात करें ना आप, अगर आप देखते हैं ना कि किसी बंदे के साथ किसी थाने कचहरी में ज़्यादती हो रही है या किसी हॉस्पिटल्स तो माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे हैं। आपका कोई बीमार ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन अगर आपका कोई अजीज़ बीमार हो जाए तो आपको उस दिन असल नफ़रत तब होगी माशाल्लाह अपने मुल्क से कि भाई मैं रह किधर रहा हूँ और मेरा मकसद क्या है। आपके पास अगर करोड़ों रुपए भी है ना जेब में, तो आप अपने प्यारे का इलाज नहीं करा सकते। मेरे साथ ये लाइफ के अंदर हुआ है, मैंने तो विटनेस किया है। तो आपको असल पेन तब पता लगेगी अपनी। अगर तो मैं बात करूँ ना, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट अपने हक के लिए खड़ा होना हमें सीखना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा तो कुछ नहीं फ़ायदा किसी भी चीज़ का। एग्जैक्टली इसी तरह। और अभी रिसेंट हम जिन सारे जिस महीने से गुजरे, उसमें सबसे बड़ा पैगाम ही है कि आपको हक के साथ खड़े होना है, फिर चाहे
आपका पूरे का पूरा ख़ानदान ही क्यों ना उसकी कुर्बानी की ज़द में आ जाए, मगर आपको हक़ के साथ खड़े होना है। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।